हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। ये सीरीज क्लास 10 की मैथ की बुक से है। जहाँ तक हमने इसके पहले वाली सीरीज में प्रश्न छोड़े थे, अब उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन हल किए थे पहले प्रश्न का। अब उसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। देखिए, कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। तो मान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? तो a बराबर BQ+R, जहां पे हम a को एक विषम धन पूर्णांक का भी मान रहे हैं। इसको हमको सिद्ध करने वाला यह एक तरह से क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। b का मान दे दिया, प्रश्न में दिया है कि जो a होगा वो किस रूप में होगा? तो 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, यही दर्शाना है। तो देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जो r का मान होगा, r का मान यहाँ पे देखिए b बराबर कितना दिया है? 6 दे दिया है। तो r का मान कितना होगा? 6 से छोटा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना r का मान हो सकता है जब b बराबर 6 हो, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न हम देख रहे हैं b का मान दे दिया है। अब आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। पहली बार जब r बराबर 0 हो, पहला स्टेप लिख सकते हैं। जब r बराबर 0 हो तो हमारा इस प्रमेय में रखेंगे। a बराबर क्या होगा? 6q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से क्या निकल के आया? a बराबर 6q। अभी हम बस ऐसे लिखते चलते हैं, लास्ट में समझाएंगे। दूसरी बार जब r बराबर 1 हो तब क्या होगा? a बराबर 6q+1, ये आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा, जब r बराबर 3 हो तब क्या होगा? a बराबर 6q+3। चौथा, जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q+4। समझिए धीरे धीरे। पांचवा, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q+5 इतना होगा। अब इतने पे हम समझते हैं। देखिए, हमें प्रश्न में कहा है कि सिद्ध करना है कि a एक विषम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए, जब पहली बार हम r बराबर 0 रख रहे हैं तो a बराबर क्या निकल के आ रहा है? 6q। अब देखिए, q कोई ना कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अब q कोई धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेते हैं हम 1 हो, और q बराबर धनात्मक पूर्णांक 1 मान लेते हैं q का मान, तो a बराबर 6 हो जाएगा। a बराबर 6 हो जाएगा। तो a अब जब हमारा 6 निकल के आ जाएगा तो 6 एक सम संख्या है, और इसको सिद्ध करना है कि a बराबर विषम संख्या है। मतलब कि 6q+0 एक विषम संख्या का रूप नहीं है। आगे देखिए, अगर a बराबर, जब हम r बराबर 1 रख रहे हैं तो a बराबर 6q+1 होता है, यानी कि 6q जब सम हो गया है, a बराबर 6q एक सम संख्या हो जा रही है। हम लोग देखें, अभी सम संख्या हो जा रही है। सम संख्या कैसे हो रही है?
क्योंकि ये जब 0 हो जा रहा है तो q का मान कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। अब देखिए 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 12, 3 से गुणा करेंगे 18, 4 से करेंगे 24, यानी कि q का मान हम कुछ भी रख के देखें तो a का मान हमेशा एक सम संख्या निकल के आ रही है। इस वजह से a सम संख्या हो जा रही है जब q का मान r का मान 0 हो। लेकिन जब हम r का मान 1 कर दे रहे हैं तो इतना तो हमें पता है कि सम संख्या हो गई। जब ये सम संख्या हो गई, अब सम में 1 जोड़ देते हैं तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। यहाँ से a बराबर क्या निकल के आ रहा है, a एक विषम संख्या निकल के आ रही है, a एक विषम संख्या निकल के आ रही है, क्योंकि किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो तुरंत विषम संख्या प्राप्त होती है। देखिए जब हम r बराबर 3 रख दे रहे हैं, सॉरी r बराबर 2 नहीं रखे हैं, चलिए यहाँ पे एक बार r बराबर 2 भी रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम r बराबर 2 रख के देखते हैं, r बराबर 2, तो क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 2 आएगा। इस पे भी देख लीजिए, जब हम a बराबर 6q प्लस 2 रखेंगे तो हम r बराबर 0 पे सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो आएगी एक सम संख्या आ जाएगी। जब a सम संख्या आ जाएगी इतना, तो सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो फिर सम संख्या में प्राप्त हो जाती है, फिर सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3, यानी कि जब ये कोई सम संख्या में हम 3 जोड़ते हैं तो ये भी क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जब r बराबर 4 रखेंगे तो सम संख्या में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होती है वो भी सम संख्या ही प्राप्त होती है। जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर जो भी निकल के आएगा वो एक विषम संख्या निकल के आएगी। ये 5-6 उदाहरण, 5-6 मतलब r का मान हम 0 से लेकर 5 तक रख के देखे हैं। यहाँ पे हम प्रत्येक स्थिति में देखे हैं कि 0 रखने पर और 2 रखने पर और 4 रखने पर a का मान हमेशा सम संख्या निकल के आ रही है। इसलिए 0 वाला और 2 वाला और 4 वाला ये सम संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, बल्कि और जो 1, 3 और 5 वाले हैं ये विषम संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 6q प्लस r, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 किसको प्रदर्शित करते हैं, तो एक विषम संख्या को प्रदर्शित, विषम धन संख्या को प्रदर्शित करते हैं। एक बार शुरू से समझते हैं। प्रश्न में कहा है कि सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या होती है। तो मान लेते हैं शुरू में कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, a बराबर bq प्लस r। प्रश्न में bq प्लस r का मान दिया है, bq प्लस r की जगह पर दे दिया है bq प्लस 1, सॉरी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ से b का मान कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। हम जानते हैं कि जो r का मान आएगा वो 6 से छोटा आएगा, तो r का मान कितना आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। अब हम बारी बारी से यूक्लिड वाले प्रमेय में r का मान रख के देख रहे हैं। पहली बार r बराबर 0 रखे हैं तो a बराबर 6q निकल के आया है। जब a बराबर 6q निकल के आया है तो ये 6q हमेशा एक सम संख्या को प्रदर्शित कर रही है। कैसे, तो किसी भी सम संख्या में या 6 से किसी भी एक इंटीजर में या पूर्णांक में हम गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या बन जाती है। जैसे अगर यहाँ पे कोई सम संख्या है, उसका पूर्णांक या उसका गुणा किसी एक अन्य सम संख्या हो या विषम संख्या किसी से भी गुणा करे तो उसका मान हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। आप करके देख सकते हैं। मान यहाँ पे 6 है और q का मान आप 1 रखेंगे तो 6 आएगा, वो भी सम संख्या आता है। 2 रखेंगे तो 12 आएगा, वो भी सम संख्या है। 3 रखेंगे तो 18 आएगा, वो भी सम संख्या है। इस प्रकार जब हम r बराबर 1 रखें तो 6q प्लस 1, यानी कि जब 6q सम हो गया है तो उसमें 1 बढ़ाने पे विषम प्राप्त होगा। इसी तरह r बराबर हम 2 रखे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 पे विषम, 4 पे सम और 5 पे विषम। तो हम अंतिम में कह सकते हैं कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये तीनों एक विषम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। इतना क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान रखने वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए, अधिकतम संख्या जब भी पूछ दे हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है, और एलसीएम जब भी निकाला जाता है छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या कहा है, इसलिए हम इसको मसअप करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ही एचसीएफ निकालेंगे। तो दो संख्या इसमें कौन कौन सी दी है, 616 और 32। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। कहां से हम समझे कि एचसीएफ निकालना है, तो अधिकतम पूछा है इसलिए जब भी अधिकतम का है या बड़ी से बड़ी संख्या का है उसमें हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि पहले बड़े को पहले लिखना है, उसके बाद छोटे को लिखना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। पहला स्टेप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर देखिए 616 बराबर 32 गुणे कितनी बार जाएगा, भाग देख लेते हैं। 616 भागे 32 कितनी बार जाएगा, एक बार, 9 और 2, ऊपर से 6, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, बचा 16 में से 8 बच गया अभी। चलिए इस लाइन को पूरा कर लेते हैं। ये हो गया बी, और क्यू का मान आ गया 19 प्लस आर का मान आ गया 8। अभी भी आर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आर 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए 32 और 8 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोबारा प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, और हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जानते हैं कि जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलता है। तो फिर से हम प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो 32 बराबर 8 से भाग देना पड़ेगा, 32 में भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है, 4 बार जाएगा और 32 कट जाएगा। तो 8 गुणे 4 प्लस 0, आर हमारा 0 आ गया यहाँ पे, इसलिए अब हम छोड़ देंगे। जब आर बराबर 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 32 और 616 का एचसीएफ 8 होगा। और इस क्वेश्चन में हमें बस यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ही निकालना था। तो हम बहुत आसानी से एचसीएफ निकाल दिए हैं, समझ में भी आया होगा। इसमें हम लोग कई प्रश्न करने हैं, शायद ये चौथा प्रश्न था यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। दो नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं। पहले माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कब लिखे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यह क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां
बी का मान कितना दे दिया है, बी का मान 3 दिया है, जहां बी बराबर 3। क्वेश्चन में लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जो श्रेणी बनना चाहिए वो 3m या 3m+1 के रूप में बनना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप में बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पे r बराबर कहीं ना कहीं 0 होगा, तो b का मान हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, b का मान 3 लेंगे। इसलिए जब हम b बराबर 3 रखेंगे तो क्वेश्चन में लिख दिए प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में हमें 3m या 3m+1 के रूप में सीरीज बनानी थी। अब देखिए जब हम b बराबर 3 रख दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा इस 3 से छोटा आएगा, मतलब जो शेषफल आएगा वो 3 से छोटा आएगा। तो क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 नहीं आएगा, 0 और 1 2 आएगा, क्योंकि 3 से छोटा आना चाहिए। r बराबर हमारा कितना होगा। अब देखिए यहाँ से अब हम लिख सकते हैं इस लाइन को a बराबर 3q + r। उसके बाद हम 3 श्रेणियां अलग अलग बना रहे हैं, तो 3 भाग में इसको थोड़ा बांट लेना है। यहाँ पे जब r बराबर 0 हो, यहाँ पे जब r बराबर 1 हो, और यहाँ पे जब r बराबर 2 हो, तो मान रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर जब r बराबर 0 हो तो इसमें a बराबर कितना आ जाएगा, 3q आ जाएगा। प्रश्न में बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो हम धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, a, तो हम इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव 3m+1 या 3m+3 के रूप में या 3m के रूप में होता है, तो इसलिए हम दोनों तरफ पहले वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो देखिए कितना आएगा, a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3q गुणे 3q। इसको हम लोग लिख सकते हैं a² बराबर 3 पोस्ट में 3q²। यहाँ पे हम इसको 3q² को m मानेंगे। क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जो m होगा वो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या होगी, तो जो हमारा ये 3q² निकल के आया है ये भी कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या ही है, इसलिए 3q² को हम m मान सकते हैं, क्योंकि m भी इंटीजर है, m भी पूर्णांक संख्या है और 3q² भी एक पूर्णांक ही संख्या है। देखिए जब हम कोई धनात्मक पूर्णांक अगर इसको कोई उदाहरण लेकर हल करते हैं तो और तेजी से समझ में आ जाता है। फिलहाल समझिए a² बराबर 3q गुणे 3q, a² बराबर 3 गुणे 3q², तो 3q² बराबर हम m मान लेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a² बराबर 3m, m जहाँ पे पूर्णांक संख्या है। देखिए जब r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 होने पे क्या होगा, a बराबर 3q+1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, तो a² बराबर ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हमको याद है उसी पे कर दे रहे हैं। a² बराबर ये हो जाएगा 9q² प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6q। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a² बराबर इसको एक साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1। a² बराबर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा q² प्लस 2q प्लस 1, इतना को हम m कहेंगे। a² बराबर 3m+1, जहां m कोई पूर्णांक है। इतने लाइन को हम m मान लिए हैं और m एक पूर्णांक संख्या होगी। ये रियल में कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या ही आएगी, इसलिए उस पूर्णांक संख्या को हम m के बराबर मान लिए हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि m एक पूर्णांक संख्या
आनी चाहिए। यहाँ पे भी हम 3q² को m मान लिए थे और m एक पूर्णांक संख्या मान लिए थे। क्यों? क्योंकि ये भी एक कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या ही है। देखिए जब r बराबर 2 होगा तो a बराबर 3q + 2 दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर, a² बराबर 9q² + 4 + 3 दूना के 6 दूना के 12q। देखिए a² बराबर 9q², हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, प्लस 12q प्लस इस 4 को हम 3 + 1 लिखे हैं, क्योंकि ये इनमें से 3 कॉमन निकालना था हमें इसलिए, और लास्ट में 1 लाना था इसलिए। a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q² + 4q + 1 इतने को हम a मान लेंगे। तो a² बराबर 3m + 1, जहां m कोई पूर्णांक है। इतना सिद्ध करना था कि किसी भी संख्या का वर्ग 3m या m + 1 के रूप में आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो वो 3m या 3m + 1 के रूप में ही बन रहा है। अतः ये जो हमारा क्वेश्चन था सिद्ध हो गया कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है, हल इसको हम भी ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि इसमें b का मान 9 दे दिया है। अब 9 का अगर हम क्यूब करेंगे, क्योंकि घन करने के लिए कहा है, तो बहुत ज्यादा बड़ा मान आएगा, तो इसलिए हम इसको 9 का बदले 3 रख के करेंगे और 3 पे ही क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं, देखिएगा कैसे आसानी से हल होगा। पहले तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर bq + r, जहां b बराबर 3 लेंगे, कुछ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अभी हम बताए हैं 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें सीरीज बनानी है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में बनानी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 9 हमें आराम से मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न में घन करने के लिए ही बोला है। देखिए अब हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3q + r, जहां r बराबर क्या होगा 0, 1 और 2 होगा। इस तरह अब हम 3 कॉलम में इसको भी बांट लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 0 या a बराबर 3q। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन हमें सिद्ध करके 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लाना है। इस वजह से हम दोनों तरफ घन कर रहे हैं। घन करने पर क्या देखेंगे कि a क्यूब बराबर
27 क्यू क्यू। अब देखिए हम 27 क्यू को 9 के रूप में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 और ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब। अब प्रश्न पहले प्रश्न के अनुसार अब ये हमारा कुछ न कुछ पूर्णांक संख्या ही निकल के आएगी और प्रश्न के अनुसार उस पूर्णांक को हमें m से प्रदर्शित करना है। देखिए 9 है और ये कुछ न कुछ पूर्णांक संख्या ही निकल के आएगी, किसी न किसी संख्या से गुणा हुआ ही होगा तभी ये 27 क्यूब क्यूब हुआ होगा, तो वह धनात्मक संख्या ही निकल के आएगी, क्योंकि प्रश्न में हमें पहले ही बता दिया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ही लेना है। तो ये भी कुछ न कुछ पूर्णांक ही निकल के आएगा और इस पूर्णांक को हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ए क्यूब बराबर 9m। पहला हमारा सिद्ध हुआ। दूसरा देखते हैं जब r बराबर 1 हो, यहाँ पे जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1। दोनों साइड घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए दोनों तरफ घन करने पर क्या होता है, a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब फार्मूला लगाते हैं, a क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab यानी कि तितली के 9 क्यू और कोष्ठ में 3 क्यू प्लस 1 कितना हुआ। आगे हल करते हैं इसको, a का क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 को हम इधर लेके आते हैं, 9 क्यू कोष्ठ में 3 क्यू प्लस 1 और प्लस 1 को हम इधर लेके जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको पहले गुणा करके फिर कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इतने में से देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा, a क्यूब बराबर यहाँ से 9 हम कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। देखिए ये पूरी की पूरी संख्या को हम m मानेंगे। अगर हम उदाहरण लेके हल करते, कोई अंक रहता तो हम आसानी से समझ जाते कि ये कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही निकल के आएगी, लेकिन हम यहाँ पे भी इसको पूर्णांक संख्या समझने की कोशिश करेंगे, निकल के आती है। यहाँ से a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 दूसरा सिद्ध हो गया। ये संख्या को हमको m मानना है, थोड़ा सा आप यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो भी संख्या निकल के आएगी ये कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही निकल के आएगी और प्रश्न के अनुसार हम उस पूर्णांक को m मानेंगे। आइए अब हम r बराबर 2 रख के देखते हैं, तब हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। हल करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ घन कर देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 6 दूना के 12 क्यूब और कोष्ठ में 3 क्यूब प्लस 2। फिर इसको हल करते हैं, a क्यूब 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये डायरेक्ट गुणा करके इधर ले जाते हैं, 12 3 36 क्यू का स्क्वायर प्लस 24 क्यू और ये 8 को हम इधर भेज देते हैं। अब देखिए a का क्यूब बराबर, इसमें से 9 कॉमन लेना है क्योंकि हमको 9 के रूप में ही बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 3 गुना के 6 और 36 18। सॉरी देखिएगा यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं, फार्मूला में 3ab होता है, हम इधर कहीं फार्मूला लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी होता है। यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं,
देखिएगा, ये 3 दूना के 6 और 6 3 के 18 क्यू होगा, 18 क्यू। अब इसके बाद हम इसमें अगर गुना करेंगे तो 18 तिया 54, यहाँ पे 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और ये 18 दूना के 36 हो जाएगा, 36 क्यू। अब हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये तो ठीक है 3 क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 क्यू और प्लस 8। देखिए जो काम उसके पहले किए थे वही काम फिर करना है। इतने को हम एम मानेंगे, बार बार हम कर रहे हैं, ये कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या ही निकल के आएगी। आप क्यू के ऊपर में देख रहे हैं, इस वजह से शायद समझ में आने में थोड़ा कठिनाई हो रहा हो, लेकिन ये सच में कोई ना कोई इंटीजर ही या कोई ना कोई पूर्णांक निकल के ही आता है। इस वजह से ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, और यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भी संख्या का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो पांचवा क्वेश्चन भी उसी तरह से जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था 4 नंबर। तो इसमें सिद्ध करना था कि किसी भी संख्या का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, और हम बड़ी आसानी से सिद्ध करते गए हैं। हम देख भी लिए कि लास्ट में कि किसी भी संख्या घन हमेशा इसी रूप में होता है। इसके पहले वाले में वर्ग देखना था और इसमें घन देखना था। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, अगर एक लगा लेते हैं तो आप दोनों क्वेश्चन हल कर लेंगे। यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, बाद में हम इसको सही कर दिए हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे तितली की नौई इस वाले फार्मूला में सही है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, और ये प्रश्नावली भी इसी तरह से कंप्लीट हुई। अगले प्रश्नावली में हम फिर कल से चलेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।